नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां सीएम साय ने पीएम मोदी को बस्तर 2.0 का ब्लूप्रिंट दिखाया, जबकि सीएम ने पीएम मोदी को बस्तर आने का आमंत्रण भी दिया। छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद खत्म होने के बाद सीएम साय पहली बार दिल्ली के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पीएम मोदी को नक्सल मुक्त बस्तर की पूरी जानकारी दी। सीएम ने नक्सलवाद खत्म होने पर पीएम मोदी का आभार भी जताया, जिसके बाद अब बस्तर में नई तरह से विकास की योजनाओं पर फोकस किया जाएगा। सीएम साय ने प्रधानमंत्री मोदी को बस्तर 2.0 के तहत विकास का एक पूरा ब्लूप्रिंट दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से बस्तर में विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का एक नया अध्याय शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को मानसून के मौसम के बाद बस्तर आने का न्योता भी दिया। उन्होंने बताया कि बस्तर में अब शांति और विकास का सपना जमीन पर साकार हो रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल एसआईआर में विचाराधीन 60 लाख से अधिक मामलों का विस्तृत डेटा जारी कर दिया है। इस प्रक्रिया में अब तक कुल 90.66 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। आयोग ने पहली बार जिलेवार तरीके से नाम जोड़ने और हटाने की जानकारी भी साझा की है, जिससे पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। बंगाल में मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया 3 बड़े चरणों में पूरी हुई है। दिसंबर 2025 में जब प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, तब 58.2 लाख नाम हटाए गए थे। इसके बाद फरवरी 2026 में अंतिम सूची के प्रकाशन तक 5.46 लाख और नाम हटाए गए। वर्तमान में न्यायिक अधिकारियों के हस्तक्षेप और विस्तृत जांच के बाद 27 लाख से अधिक नामों को हटाने का फैसला लिया गया, जिससे कुल संख्या 90 लाख के पार पहुंच गई। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलोग्राम क्षमता वाले FTL गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाने को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। पत्र में बताया गया है कि 2 से 3 मार्च 2026 के दौरान प्रवासी मजदूरों को की गई औसत दैनिक सप्लाई के आधार पर अब इन सिलेंडरों की प्रतिदिन उपलब्ध कराई जाने वाली मात्रा को दुगना किया जा रहा है, जो 21 मार्च 2026 को जारी पूर्व पत्र के पैरा 2A में निर्धारित 20% की सीमा से अधिक है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये 5 किलोग्राम FTL सिलेंडर संबंधित राज्य सरकारों या उनके खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों के पास तेल विपणन कंपनियों OMCs के सहयोग से उपलब्ध कराए जाएंगे और इनका उपयोग केवल राज्य के भीतर प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से ही किया जाएगा। इस निर्णय को प्रवासी श्रमिकों की रसोई गैस तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने और उनके दैनिक जीवन को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं रामबन में लगातार खराब मौसम के चलते हुए भूस्खलन का असर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिला है, जिसके कारण इस महत्वपूर्ण हाईवे पर यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा गिरने से मार्ग को एहतियातन बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस संबंध में नेशनल हाईवे के SSP ट्रैफिक राजा आदिल हामिद ने बताया कि क्षेत्र में भूस्खलन की घटना के बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है। साथ ही मौसम विभाग की तरफ से बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके चलते स्थिति और संवेदनशील बनी हुई है। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि इस मार्ग पर यात्रा शुरू करने से पहले ट्रैफिक की ताज़ा स्थिति की जानकारी अवश्य लें और गैर जरूरी यात्रा से फिलहाल बचें। प्रशासन और संबंधित टीमें मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने के प्रयास में जुटी हुई हैं, ताकि आवाजाही सामान्य की जा सके। वहीं दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के आवास पर असम पुलिस की तरफ से की गई छानबीन के बाद मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार तलाशी अभियान के दौरान कुछ महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए गए हैं, जिनमें 2 लैपटॉप, एक मोबाइल फोन और एक पेन ड्राइव शामिल बताए जा रहे हैं। असम पुलिस का कहना है कि बरामद सामग्री के आधार पर आगे की जांच तेज की जाएगी और पवन खेड़ा की गतिविधियों को ट्रैक किया जा रहा है। साथ ही जल्द ही उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है। ये कार्रवाई इस विवाद के बाद की गई है, जिसमें पवन खेड़ा की तरफ से असम के मुख्यमंत्री की पत्नी को लेकर कथित रूप से गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिनमें 3 फर्जी पासपोर्ट रखने का भी दावा शामिल बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। वहीं मुजफ्फरनगर में 9 अप्रैल के स्थान पर अब 13 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसे लेकर प्रशासन और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री महान समाज सेवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और प्रदर्शनी मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस अवसर पर जयंत चौधरी भी मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे, जिससे यह कार्यक्रम बीजेपी और RLD की संयुक्त जनसभा के रूप में खास महत्व रखता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सदर विधानसभा क्षेत्र में ये योगी आदित्यनाथ की पहली बड़ी जनसभा मानी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनी मैदान में रोजगार मेले का उद्घाटन भी किया जाएगा, जिसमें लगभग 5000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने की तैयारी है। इस दौरे को लेकर जनपद में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी की उम्मीद जताई जा रही है। जी, हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जन जन के हृदय सम्राट, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को पूरे देश और दुनिया के अंदर एक उत्तम प्रदेश के रूप में उन्होंने स्थापित करने का काम किया।
लोगों के हृदय में बसते हैं। ऐसे श्री योगी आदित्यनाथ जी अब 13 अप्रैल को मुजफ्फरनगर की पवित्र धरा पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ साथ रोजगार मेले का शुभारंभ भी करेंगे। बड़ी संख्या में युवक भी आएंगे जिनको हमने QR कोड दे करके उनके रोजगार के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट दिलवाने के लिए 250 बड़ी कंपनी को आमंत्रित किया है। और इसके साथ साथ चौधरी जयंत जी जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे विभाग के केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको भी इसमें आमंत्रित किया। कल रात मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने मुजफ्फरनगर में आगमन की अपनी सहमति प्रदान की है, निमंत्रण हमारा स्वीकार किया है। वो भी इस कार्यक्रम में आएंगे। यानी ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय लोकदल का एक संयुक्त कार्यक्रम होगा। और निश्चित रूप से मुजफ्फरनगर की चूंकि धरा पर आ रहे हैं तो हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय। हमारे ही निमंत्रण मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो बड़ी विशाल जनसभा। और मुजफ्फरनगर में लगभग 10 वर्ष के बाद वो आ रहे हैं, इसलिए उनका आगमन हम सबके लिए बहुत उत्साहजनक है। पूरे जनपद में, मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र में उनको लेकर के बहुत उत्साह है। और मुझको लगता है कि जैसे बालाजी की यात्रा में जन सैलाब सड़कों पर होता है, जैसे कांवड़ यात्रा में जन सैलाब सड़कों पर होता है, ऐसा जन सैलाब उनको लेकर के सड़कों पर उमड़ेगा। उनको सुनने के लिए, देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आएंगे और उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, उनका उद्बोधन सुनेंगे। वहीं ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में चोरों के हौसले उस समय बुलंद नजर आए जब अज्ञात चोरों ने दुर्गा विशाल मंदिर को निशाना बनाते हुए माता की मूर्ति से चांदी के 2 छत्र चोरी कर लिए। बताया जा रहा है कि चोरी किए गए दोनों छत्रों का कुल वजन लगभग 3 किलो है। घटना देर रात की बताई जा रही है, जो मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है। सुबह जानकारी होने पर मंदिर कमेटी में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इस घटना के बाद स्थानीय श्रद्धालुओं में नाराजगी का माहौल है और लोगों ने मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और जल्द खुलासे की उम्मीद भी जताई जा रही है। ये रात में चोरी हुई, लेकिन जब हम सुबह मंदिर खोलने आए तो जैसे हमने भवन के ताला खोलने को गए तो वहाँ दोनों भवन के कुंडे कटे हुए थे। जब कटे हमने देखा तो हम तो वापस चले गए। हमने बाहर से चारों तरफ देखना शुरू किया कि आखिर चोर आया तो कहाँ से आया। जब चारों तरफ से हमें कहीं भी दिखाई कुछ नहीं दिया तो फिर हमारे जब सफाई वाली आई तब हमने अंदर से गेट खोला, फिर अंदर के देखना शुरू किया। तब हमको जाकर के इधर ये नंबर पे खिड़की है, वहाँ पर पता चला कि यहाँ से चोर आया हुआ है। जब फिर हमने भवन खोला तो भवन में मुकुट मैया के नीचे पड़े थे, दोनों मैया के छत्तर गायब थे। छत्तर किलो के आसपास दोनों छत्तर है, 1.25 किलो के, ये 1.25 किलो के, 2.5 किलो करीब है। ठीक, तो आपने थाने में शिकायत कर दी है? नहीं, हमने अपने कमेटी में की, कमेटी वालों ने भी थाने में शिकायत की, फिर यहाँ सुबह आए थे। वहीं मुजफ्फरनगर से एक मामला सामने आया है जहां संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि घर में हो रहे विवाद के चलते महिला ने फांसी लगा ली। वहीं बताया जा रहा है कि मृतका का विवाह लगभग 2 साल पहले ही हुआ था, जिसको लेकर मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं घटना के बाद मृतका का पति और सास फरार हो गए हैं, जिसको लेकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। पूरा मामला तितावी थाना क्षेत्र के सालाखेड़ी गांव का बताया जा रहा है। आज सुबह तितावी थाना क्षेत्र के ग्राम सालाखेड़ी से सूचना प्राप्त हुई कि वहां एक विवाहिता के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना तितावी पुलिस में स्वयं और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। जाकर के वहां जो मृतका है उसके शव को कब्जे में लिया गया और पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा जा रहा है। फिलहाल जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और इसकी मृतका की शादी 2024 में हुई थी और इसका नाम ज्योति वाइफ ऑफ गौरव उर्फ सानू है, जिसका मायका भौरा कला में है। आगे जो भी तहरीर होगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। आज वहीं नोएडा समेत पूरे NCR क्षेत्र में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। दोपहर होते ही तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे बीते कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है और मौसम सुहाना हो गया है। शहर के अलग अलग इलाकों में कहीं रिमझिम तो कहीं तेज मूसलाधार बारिश देखने को मिली, जिसके चलते तापमान में भी तेजी से गिरावट दर्ज की गई। हालांकि इस बेमौसम बारिश से जहां आम लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों की चिंताएं भी बढ़ गई है, क्योंकि खड़ी फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से पहले ही बारिश और तेज आंधी की संभावना जताई जा
गई थी, जिस पर अब मुहर लगती दिखाई दे रही है। विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान नोएडा समेत एनसीआर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश जारी रहने का अनुमान भी है, जिसे देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। वहीं ग्रेटर नोएडा के जगत फार्म क्षेत्र में चिकन एग रोल खाना एक परिवार के लिए भारी पड़ गया, जहां कथित तौर पर फूड पॉइजनिंग के कारण परिवार के 4 लोग बीमार हो गए। जानकारी के अनुसार लोटस पार्क सूरजपुर निवासी अनिल पासवान के परिवार के सदस्यों ने जगत फार्म स्थित एक स्टॉल से चिकन एग रोल खरीदा था, जिसे खाने के कुछ ही समय बाद परिवार के 4 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सभी पीड़ितों को बुखार, उल्टी और दस्त की शिकायत होने पर तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। परिजनों का आरोप है कि रोल खाने के बाद ही उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके चलते फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई है और मामले की जानकारी संबंधित विभाग को भी दी गई है, ताकि आवश्यक जाँच कर आगे की कार्रवाई की जा सके। परसों शाम को सर मैं, मेरी बेटी, वाइफ और कुछ मेरे फ्रेंड्स 2-3, हम लोग 4 लोगों ने रोशनी एग रोल जगत फार्म से हमने चिकन एग रोल खरीदा और सडनली हम लगभग 8, साढ़े 8, 9 बजे के करीब हम घर पे आए। उसके बाद पहले तो मेरी बेटी की तबीयत, उसे लूज मोशन वगैरह और उसके पेट में अचानक से दर्द उठा। फिर उसे रात भर जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो कल शाम को हम अल्फा सेकेंड डॉक्टर धीरज अहलावत के पास हम ले गए और उन्होंने फिर बताया कि इसमें फूड पॉइजनिंग हो रखा है। जब हम उसे वहाँ से मेडिसिन दिला के आए तो हमने मेरी तबीयत अचानक से बुखार हुआ मेरे को भी, और अभी मैं बुखार से ग्रसित हूँ और मैं अभी थोड़ी देर, वाइफ मेरी स्कूल गई है, जैसे ही वो आ जाती है तो मैं भी फिर अच्छे डॉक्टर को दिखाता हूँ। क्या कारण रहा होगा अभी? सर अब कोई इशू पर्टिकुलर अब ऐसा नहीं बता सकते कि, लेकिन मे भी कुछ ना कुछ तो फूड पॉइजनिंग ही हुआ है, क्योंकि सडनली सबकी 4 लोगों को ही फूड पॉइजनिंग हो गया। शिकायत दो सर। बेटी की तबीयत कैसी है? बेटी की तबीयत सर आप देख लीजिए, बेड पे पड़ी हुई है, उससे ना तो उठा जा रहा है ना बैठा जा रहा है। सुबह से, कल से ही उसने कुछ नहीं खाया है, केवल नारियल पानी थोड़ा थोड़ा दे। वहीं हापुड़ के नगर क्षेत्र स्थित लज्जापुरी मोहल्ला में राजकीय पुस्तकालय प्रस्तावित किए जाने की घोषणा के बाद स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस क्रम में अपना समाज सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने जिलाधिकारी अभिषेक पांडे से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान संगठन के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भेंट कर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया और इस पहल को क्षेत्र के युवाओं और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी बताया। संगठन के सदस्य जतिन आज़ाद ने मांग उठाई है कि प्रस्तावित राजकीय पुस्तकालय का नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाए, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले और जनपद को एक नई पहचान प्राप्त हो सके। वहीं एडवोकेट ललित ने कहा कि आमतौर पर राजकीय पुस्तकालय शहर के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं, ऐसे में लज्जापुरी जैसे क्षेत्र में पुस्तकालय प्रस्तावित किया जाना स्थानीय निवासियों के लिए गौरव और उत्साह का विषय है। उन्होंने इसे शिक्षा के प्रसार और क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस अवसर पर अमरजीत सिंह, पवन सबली सहित कई स्थानीय लोग उपस्थित रहे और प्रशासन की इस पहल का स्वागत भी किया। वहीं हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र में जिलाधिकारी के निर्देश पर विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम ने दूध डेयरियों पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान पशु चिकित्सक विभाग, औषधि विभाग और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम भी मौके पर मौजूद रही। अधिकारियों ने करीब आधा दर्जन दूध डेयरियों का निरीक्षण करते हुए वहां की व्यवस्थाओं की जांच की और दूध सहित अन्य संदिग्ध सामग्री के नमूने लेकर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेज दी है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई दूध की गुणवत्ता, स्वच्छता, व्यवस्था और पर्यावरण मानकों के अनुपालन की जांच के उद्देश्य से की गई। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने डेयरी संचालकों को आवश्यक निर्देश भी दिए और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की चेतावनी दी। प्रशासन की इस कार्रवाई से डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया, जबकि स्थानीय लोगों ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर इस पहल को महत्वपूर्ण बताया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।